हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 7 करेंगे। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। फ्रेंड्स, इसके 6 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और इससे पहले हम 6th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और 7th क्लास की भी हिस्ट्री जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। फ्रेंड्स, उन सभी चैप्टर्स की वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आज हम इसका 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसमें दिया गया मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। यानी कि किस तरह से जो है, क्या क्या परिवहन के साधन है, कैसी कैसी बस्तियां होती हैं, कौन कौन से संचार के साधन हैं, इन सब का जो है डिटेल में वर्णन इस चैप्टर में जो है फ्रेंड्स किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक बात बिल्कुल आपको बताएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर हम 1 में हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो बसाव स्थान क्या होते हैं? जहाँ पर बस्तियाँ विकसित होती हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी। तो फ्रेंड्स, ये जो है बसाव के लिए प्राकृतिक दशाएं होती हैं जो अनुकूल होती हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या होती हैं? बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। वाणिज्य, व्यापार एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग ही नदी सभ्यता के बारे में याद है? फ्रेंड्स, हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो है ये सब पढ़ा है ज्योग्राफी में। चैप्टर 1 में ही वहाँ पर सिंधु नदी की सभ्यता के बारे में बताया गया है। आप ये सब पढ़ने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है और इन सब का डिटेल में वर्णन वीडियो में आपको मिलेगा। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। तो अस्थायी क्या होती हैं? जो कुछ समय के लिए बनती हैं वो होती हैं अस्थायी। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। तो अस्थायी बस्तियों में कौन रहते हैं? गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी जो हो वो अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर परिस्थितियाँ रहने के लिए, जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होती। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है? जैसे सर्दी ऋतु है, गर्मी ऋतु है। गर्मी ऋतु में ठंड वाली जगह पे और सर्द ऋतु में गर्म वाली जगह पे प्रवास करना, ये होता है ऋतु प्रवास। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते। देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र में जो है मानव बस्ती को दिखाया गया। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है और इसमें चित्र समेत जो है बहुत अच्छे से वर्णन किया गया होता है, इसीलिए हम एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका एक एक पॉइंट जो है हम कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, इसमें से हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो मौसम में परिवर्तन को ही ऋतु प्रवास कहते हैं। ये देखिए, ये लोग जो है भेड़ों को लेकर प्रवास कर रहे हैं, ये ऋतु प्रवास, इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। देखिए, अब हम ये पढ़ेंगे। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक जाम था, यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह,
हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? तो मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल लाना पड़ता था। यानी कि गांव में जो है फ्रेंड्स वो सुविधाएं नहीं है। ये देखिए सघन बस्ती को दिखाया गया। देखिए किस तरह से पास पास जो इनमें घर बसे हुए हैं। तो ये है सघन बस्ती। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो गांव में फ्रेंड्स लोग क्या क्या कार्य करते हैं? कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती हैं, यानी कि वो जो है सघन भी हो सकती हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले थे। ये सघन तो वो होती है जैसे ये दिखाया था मैंने इस चित्र में, पास पास घर बने होते। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये सघन बस्ती, घर पास पास बने हैं। और ये है प्रकीर्ण बस्ती, इसमें जो है घर दूर दूर। देखिए एक घर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक दो घर यहाँ है। तो ये होती हैं प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ियों क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती। तो प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर जलवायु अनुकूल नहीं होती है, वहीं पर प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत होती है। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ये देखिए इस चित्र में दिखाए गए हैं स्टिल्ट पर मकान। ये असम जैसे क्षेत्रों में फ्रेंड्स, हमारे देश में असम जो है वहाँ पर इस तरह से के घर बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में बताएं, असम से जो है कोई स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहा है या नहीं। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट में ये बात ज़रूर बताएं। असम में जो है वर्षा ज़्यादा होती है, इस कारण से स्टिल्ट पर इस तरह से मकान बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। तो फ्रेंड्स जैसे राजस्थान में है, हमारे यहाँ पर जलवायु गर्म है। तो फ्रेंड्स कोई बता सकता है कि आप में से राजस्थान से कौन है? प्लीज़ फ्रेंड्स अगर कोई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राजस्थान से कौन है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तरण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। तो फ्रेंड्स अपने राज्यों के कुछ गांव, नगरों, शहरों के नाम लिखिए। फ्रेंड्स आज आप हमें ये ज़रूर बताएंगे कि आप कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन से स्टेट से हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। ये देखिए चित्र में जो है दिखाया गया है यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी। देखिए घोड़ा गाड़ी में ये पीछे कुछ आदमी बैठे हुए हैं और ये व्यक्ति जो है घोड़ा गाड़ी को चला रहा है। तो देखिए हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है परिवहन के लिए। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्र के
में लामा का उपयोग उसी तरह होता है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो एंडीज पर्वत है वहाँ पर लामा का उपयोग परिवहन के लिए होता है। जैसे उसी तरह होता है जिस तरह से तिब्बत में जो है याक का उपयोग होता है, तो अफ्रीका के एंडीज पर्वत में जो है लामा का उसी तरह होता है जिस तरह तिब्बत में याक का। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। भारत के में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन किन राज्यों को, किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को फ्रेंड्स जो है जोड़ता है। अब देखिए, हम परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, पहले हम सड़क मार्ग के बारे में पढ़ते हैं। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में, ये चित्र में दिया गया है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सड़कें बनाना आसान है पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में। इसी कारण से मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व में सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो विश्व में सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक कौन सा है? मनाली और लेह राजमार्ग। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो फ्लाईओवर कहाँ बनाए जाते हैं? उत्थित संरचनाओं के ऊपर। देखिए, ये है पक्की सड़क और ये है कच्ची सड़क। अब फ्रेंड्स, उसके बाद हम रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए, हम ये देख लेते हैं। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो कौन सी? जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ये देखिए, ये इस चित्र में फ्रेंड्स जो है दिखाया गया है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये देखिए, ये इसमें ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ से चलता हुआ किस तरह से यहाँ तक जाता है। अब हम उसके बाद फ्रेंड्स परिवहन मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग के बाद हम जल मार्ग पढ़ेंगे। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्गों का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र,
उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरिया, अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी बता सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र देखिए अंतर्देशीय जलमार्ग का, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि अंतर्देशीय जलमार्ग क्या होता है। नहीं फ्रेंड्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वायु मार्ग के बारे में। जलमार्ग हमने पढ़ लिया है, रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी जो है हम पढ़ चुके हैं। अब ये हम लास्ट वायु मार्ग पढ़ते हैं। वायु मार्ग देखिए, ये हेलीकॉप्टर, ये इसका चित्र दिखाया गया। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग है। तो वायु मार्ग का विकास कब हुआ? 20वीं सदी के आरंभ में। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, जो है ये महत्वपूर्ण वायु मार्ग हैं। फ्रेंड्स, अब हम संचार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, संचार क्या है, इस सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। संचार दूसरों के पास तक पहुँचाने की सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाएं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये संचार के साधन जो है इसमें चित्र में दिखाए गए हैं। ये सारे जो है संचार के साधन हैं। तो फ्रेंड्स, और ये देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, ये मानचित्र हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है एशिया और ये है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। इस चित्र में जो है दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, 6th और 7th क्लास की NCERT पढ़ने के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। उसमें हमने एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, क्योंकि NCERT का हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने कंप्लीट NCERT की है। हमने इसका कोई भी पॉइंट जो है छोड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।